नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे और हिंदी के बारे में हमने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण से किस किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से जाना था और समझा था कि इससे प्रश्न उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, धातु क्या होती है, ये प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कौन सी संधि लगती है। तो इनके बारे में हम परिचर्चा बहुत अच्छे से कर चुके थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा था कि वेद कितने हैं और वेद के रचनाकार कौन है और वेद के संकलनकर्ता कौन है। मैंने ज्यादातर देखा है, अगर मैं पूछता हूं, मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है, बच्चों से पूछता हूं कि ये बताओ वेद के रचनाकार कौन है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वेद के रचनाकार अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय अर्थात ईश्वर हैं, और वेद के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। तो इतनी बातों पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। तो मित्र, व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम जानेंगे। एक व्याकरण का अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है मित्र वाक्य विचार। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि व्याकरण के अंग बताओ, तो कितने अंग होते हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इसको समझने से पहले हमको पता है कि एक हमने भाषा पढ़ा था और प्रत्येक भाषा के 3 अंग होते हैं, और 3 अंग होते कौन कौन से हैं तो हमने जाना था। एक होता है क्या? वर्ण, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है क्या? वाक्य। भाषा के 3 अंग होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। और व्याकरण का काम क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। तो अगर व्याकरण वर्ण पर विचार कर लेगी, शब्द पर विचार कर लेगी और वाक्य पर विचार कर लेगी तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर हम इन सब को पढ़ लेते हैं तो क्या है, हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से जान सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो नई हेडिंग के साथ चलते हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहली हेडिंग आती है क्या? वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं तो आपको पता होगा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो ध्वनि होती है, और जब उस ध्वनि को हम एक रूप दे देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण जब कहते हैं तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को साधारण भाषा में ध्वनि संकेत या अक्षर भी कह दिया जाता है, लेकिन अक्षर और वर्ण में अंतर होता है। इससे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे उसे देखते हैं। तो मैंने कहा, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि संकेत भी कहा जाता है। वर्ण को साधारण भाषा में अक्षर भी कह दिया जाता है। तो देखते हैं क्या। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा, क्या? राम। और ये जो राम शब्द लिखा, इस राम शब्द में अगर आपसे पूछता है कि अक्षर कितने हैं तो आपको पता होगा, एक रा और मा। ये 2 क्या हैं? इसमें
अक्षर हैं, 2 इसमें हुए क्या, अक्षर। और अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इस राम शब्द में वर्ण कितने हैं, तो आपको पता है रा व्यंजन है और व्यंजन वर्ण हलंत होता है, अर्थात उसमें कोई स्वर समाहित नहीं होता है। और इसमें क्या मिला हुआ है, तो आ मिला हुआ है। और ये क्या है, माँ, और माँ में से आ को निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा, हलंत, और आ इधर आ जाएगा। तो मैंने कहा अब इसमें कितने वर्ण हुए, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अब जब 4 हुई तो मैंने परिभाषा में बताया था कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसके टुकड़े अब संभव नहीं है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। वर्ण जब होती है तो एक शब्द को और लेते हैं, मैंने कहा कक्षा, और कक्षा जब मैंने कहा तो इस शब्द में कितने अक्षर हैं, तो आप ध्यान देना इस वाले शब्द में का और श, इसमें कितने अक्षर हुए, 2 अक्षर हैं। और वर्ण की हम बात करें तो देखते हैं का में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व आ, और ह्रस्व आ को हमने ये निकाल दिया। और ये जो छा है किसके समावेश से बनता है, का और शा, और इसमें भी क्या मिला हुआ है, दीर्घ आ, और इसको हमने अलग कर दिया तो कितने वर्ण हुए, 5। तो कक्षा जो शब्द है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। तो हमने बहुत अच्छे से जाना वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब इससे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ, तो क्या बताओगे आप, ध्वनि बताओगे। लेकिन अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ और उसमें ध्वनि भी है और वर्ण भी है, तो आपको क्या बताना है, वर्ण बताना है। तो इतने बारे में हमने जाना, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं क्या, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है, तो किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और आपको पता है प्रत्येक भाषा की एक व्यवस्थित वर्णमाला होती है। अगर हम उसमें कुछ फेर बदल करते हैं तो वर्णमाला का जो क्रम होता है उसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते। तो वर्णमाला कैसे हम जानते हैं, मैंने लिया क्या, ये आ, और अगर मैं यहाँ पर ई कर दूं और इस प्रकार से मैं सभी वर्णमाला को लिख दूं तो हम इसको वर्णमाला नहीं कह सकते। तो वर्णमाला नहीं कह सकते, तो मैंने कहा किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और 2 भागों में जब वर्गीकृत किया जाता है तो वो हैं कौन कौन से, तो आपको पता होगा। एक आता है क्या, स्वर, दूसरा होता है मित्र क्या, व्यंजन। और मैंने कहा था व्यंजन वर्तनी के सापेक्ष में यही शुद्ध होता है। कुछ साथीगण कह रहे थे कि ये शुद्ध क्यों होता है, तो समझते हैं अच्छे से। ये जो व्यंजन शब्द है, और व्यंजन शब्द जो है, इस व्यंजन शब्द का एक इतिहास है। इतिहास क्या है, ये जो है इसमें एक व्यम और एक शब्द होता है क्या, जन। और जन जब होता है तो आप जानते हो संधि में 2 शब्द होने चाहिए, शब्दों को हम पद भी कहते हैं। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो आप जानते हो संधि वर्णों में होती है, और वर्णों में जब होती है तो पहले पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आदि वर्ण, आदि वर्ण का सेंस होता है पहला वर्ण। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, आपको पता है, माँ। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, आ। तो मैंने ऐसा लिखा हुआ था, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, माँ, और इसका आदि वर्ण क्या है, तो आपको पता है ये जो जा लिखा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो जा और क्या, आ। तो आदि वर्ण क्या हुआ, जा। तो एक यहाँ पर संधि लगने की संभावनाएं बनती हैं, उस संधि का नाम होता है क्या, अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि कहती है कि अगर पहले पद के अंत में केवल और केवल माँ हो और इधर प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो आपको पता होगा जा ये जो वर्ण है
चा वर्ग में आता है तो ये कहता है इधर माँ हो और इधर प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो उस वर्ग का जो वर्ण होता है उसको पंचमा वर्ण आदेश किसको हो जाता है, इस माँ को हो जाता है। माँ को जब होगा तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, या, और ये क्या है, जन, और इसको हम जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। और व्यंजन जब बनता है कभी कभार काम हम किससे चला देते हैं, इस अनुस्वार से भी चला देते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा में भाषा वैज्ञानिक होते हैं और इस पर क्या है, विचार विमर्श करते रहते हैं। तो एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास आते हैं, वो कहते हैं कि अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तनी के सापेक्ष में ये शुद्ध नहीं होता है, अर्थात इससे काम चल सकता है क्योंकि वर्तनी 100% शुद्ध मानती है। ये हमारा जो होता है ये वाला, ये 99% शुद्ध होता है, लेकिन 100% शुद्ध कौन सा होता है, ये, क्योंकि आप जानते हैं एक शुद्ध होता है, एक विशुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। वर्तनी विशुद्ध मांगती है, तो हमने इसके बारे में जाना। तो मैंने कहा वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। अब मैंने आपको उस प्रारंभ की क्लास में बताया था स्वर को अच भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव आए और भगवान शिव ने क्या बजाया, डमरू, और डमरू जब बजाया था उससे क्या निकले, 14 सूत्र निकले, और 14 जब सूत्र निकले तो उससे क्या बनते हैं, 42 या 44 प्रत्याहार बनते हैं। तो उसी में एक प्रत्याहार आता है जिसका नाम क्या है, अच। और व्यंजन को एक नाम से संबोधित करते हैं, क्या, हल। तो इसलिए क्या है, संपूर्ण वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर। तो देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आपको पता होगा, छोटा बड़ा सभी जानते होंगे, लेकिन उससे भी प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं तो उसे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे वर्णमाला को पूरी को, उसके बाद उसमें प्रश्न पकड़ेंगे। तो ये हमने लिखा। तो अगर मैं यहाँ से एक प्रश्न करूँ, क्या ये वर्णमाला शुद्ध लिखी हुई है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन आपसे और रहना ये अभी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? एक ये जो ऊ लिखा है, ये ऊ ऐसा नहीं होता है, ये घुंडी नहीं होती है, क्योंकि हिंदी में केवल और केवल बहुत सूक्ष्म प्रश्न बनते हैं, वो घुमाने की कोशिश करते हैं।
तो ये क्या है, ऊ, ये सही है। अब क्या है, आगे चले तो अब भी ये वर्णमाला क्या है, अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे होगी, तो आप ध्यान देना, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, अक्षर। तो प्रत्येक के नीचे क्या आता है, हलंत आता है। अब क्या होंगे, ये वर्ण होंगे। ये हमारी क्या है, वर्णमाला है। तो पहले हम इनको पढ़ के देखते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा कहती है कि आप जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। अगर शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे और अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध लिखोगे। तो देखते हैं, ये है आ, ये आ, ई, उ, ई, ली। ये होता है मित्र ए, और इसे बोलते हैं ऐ। ये ओ, इसे औ कहते हैं, अंग और अंगः। इसे क्या है, जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण में कोई स्वर समाहित नहीं होता है तो उसको बोलते समय हमारी प्राणवायु क्लिष्टता का सामना करती है, तो इसे बोलेंगे क्या, क, ख, ग, घ। इसको ज्यादातर मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे अणे खाली बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इसे बोलते हैं गा। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे कि हम लिखते हैं संकेत, सांकेतिक इत्यादि शब्दों में ये वाला वर्ण आता है, तो ये किसकी ध्वनि देता है, गा की। तो इसे बोलते हैं क्या, गा। और इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। तो ये क्या है, गा। ये क्या है, चा, छा, जा, झा। और इसे बोलते हैं क्या, या। आगे चलते हैं, टा, ठा, डा, ढा। और इसे ज्यादातर लोग दो पैणे बोल देते हैं, जबकि ये दो पैणा नहीं होता है। इसे अणा भी बोलते हैं, अणा भी नहीं होता है, इसे बोलते हैं अणाम, अणाम। ये क्या है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। और इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु तालू पर लगती है, तो इसे बोलेंगे क्या, श। और इसको जब बोलते हैं तो हमारी जीभिया बहुत पीछे जाती है और इसे बोलते हैं श। और इसे सा, ये हा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, हमारी वर्णमाला होती है। इसको हमने इसे अच्छे से समझा, और अच्छे से जब समझा तो इसी क्रम को हम आगे लेकर आएंगे। लेकिन लास्ट क्लास में मेरा आपसे एक प्रश्न था कि देवता शब्द का जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ज्यादातर मेरे साथी गणों ने बताया कि देवता शब्द पुल्लिंग है, लेकिन आप श्योर रहना, देवता शब्द पुल्लिंग नहीं है, देवता शब्द स्त्रीलिंग है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो शब्द होता है उसको वाक्य में प्रयुक्त करके देख लेते हैं, तो कहते हैं कि ये वाला शब्द ये है, बट कि कुछ अपवाद भी होते हैं। इसलिए देवता जो शब्द है ये कैसा है, हमारा स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग। आज के लिए धन्यवाद। आज एक प्रश्न और होगा। मैं अगर आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, कमेंट इत्यादि में आप हमें बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसका उत्तर देंगे। नमस्कार।